नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की रंध्र गति की जो क्रिया विधि है उसके बारे में। दो परिकल्पनाएं पढ़ी हमने। आज हम बात करेंगे तीसरी परिकल्पना की। तीसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। तो जो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किया इमामुरा और फ्यूजिनो ने 1959 में, और इसका जो विस्तृत वर्णन किया वो लेविट ने 1974 में। तो ये तो इसके बारे में सामान्य हिस्ट्री की बात हुई। अब इस परिकल्पना को समझने के लिए हमें दिन के समय और रात के समय द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, उनमें क्या परिवर्तन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं दिन के समय। तो दिन के समय क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं हैं जिनको गार्ड सेल भी बोलते हैं, तो ये दो ग्रुप ले रहे हैं हम। देखो ये बीच में रेखा खींची हुई है, एक तरफ हम ले रहे द्वार कोशिकाएं और दूसरी तरफ ले रहे सहायक कोशिकाएं। तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा, जो परिवर्तन हो रहा है द्वार कोशिकाओं में उसको हमें पढ़ना है। सहायक कोशिकाएं में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको पढ़ना है। तो द्वार कोशिकाओं में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च है वो किस में बदला, मैलिक अम्ल में बदला। अब जो मैलिक अम्ल है वो सनलाइट की सहायता से, मैलिक अम्ल सनलाइट की सहायता से किस में टूट गया, मैलेट और H+ आयन में, मैलेट और H+ आयन में। ये तो बात किसकी की हमने, इधर इस साइड में द्वार कोशिकाओं की। इस साइड में आओ, अब इधर क्या लिखा हमने, सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाओं में क्या हो रहा है, जो मैलिक अम्ल टूट गया था H+ आयन में, वो H+ आयन तो किधर आ रहा है, सहायक कोशिका की तरफ आ रहा है। और जो सहायक कोशिका है उसमें कौन सा है, K+ आयन है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं में। तो यहाँ तक का घटना आप समझ गए होंगे। सबसे पहले द्वार कोशिकाओं क्या बना, स्टार्च। स्टार्च है वो किस में परिवर्तित हुआ, मैलिक अम्ल में। वो सनलाइट की सहायता से किस में हुआ, मैलेट और H+ आयन में। ठीक है, यहाँ तक की जो घटनाएं हो गई उसके बाद क्या होगा, H+ आयन तो सहायक कोशिकाओं में चला गया और K+ आयन है वो किस में आ गया, द्वार कोशिकाओं में। ठीक है, अब उससे आगे की जो घटना है वो क्या है, जो K+ आयन आया था सहायक कोशिकाओं से, जो K+ आयन आया था वो किसके साथ जुड़ गया, मैलेट के साथ, और ये दोनों जुड़ करके ये क्या बना लिए, पोटेशियम मैलेट। और ये पोटेशियम जो मैलेट है वो क्या है, जल में विलय। तो मैलेट प्लस K+ आयन और पोटेशियम मैलेट बना जो कि जल में विलय है। अब ये जो पोटेशियम मैलेट है वो क्या है, उसकी परासरण सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। उसकी परासरण सांद्रता ज़्यादा है, और जब परासरण सांद्रता उसकी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, अंतः परासरण होगा। पोटेशियम मैलेट जल में विलय हो गया जिससे परासरण सांद्रता ज़्यादा हो गई, और जब परासरण सांद्रता ज़्यादा हो गई तो द्वार कोशिकाओं में जल आएगा। द्वार कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होगी, अंतः परासरण की क्रिया होगी। यहाँ पर एक बिंदु और नोट लिखा हमने कि K+ और H+ आयनों का आर पार जाना है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। वो कौन सा है, एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया एक। क्यों, क्योंकि उसमें ATP खर्च होती है। तो ये कई बार प्रश्न बन जाता है, इसका आप ध्यान रखें। ये नोट लिखा है, K+ और H+ आयनों का आर पार जाना क्या है, सक्रिय क्रिया है, ATP खर्च होती है इसमें। तो ये जो परासरण सांद्रता बढ़ गई उससे क्या हुआ, अंतःपरासरण हुआ। और आपको पता है जब अंतःपरासरण की क्रिया होती है तो क्या होता है, TP, जिसको हमने बोला था स्फीत दाब, ये TP है वो बढ़ जाएगा। और जब स्फीत दाब बढ़ जाएगा तो द्वार कोशिकाएं क्या होंगी, स्फीत होंगी, और स्फीत होंगी तो उसका जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो क्या होंगे, खुल जाएंगे। तो ये तो बात हुई किसके समय, दिन के समय। अब हम आगे चलें, रात्रि के समय।
रात्रि के समय क्या होगा, वही लेना हमें क्या, एक तरफ द्वार कोशिकाएं, दूसरी तरफ सहायक कोशिकाएं, ये बीच में रेखा खींची हमने, ठीक है। तो द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन होगा वो हमें देखना है। द्वार कोशिकाएं हैं, रात के समय आपको पता है CO2 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात को नहीं होता, और CO2 की जो वृद्धि होगी वो एक अम्ल को हार्मोन को सक्रिय करेगी, ABA, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। ये एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय होगा तो उससे क्या प्रभाव होगा, जो पीछे बना था पोटेशियम मैलेट वो वापस टूट जाएगा, किसमें, K+ आयन और मैलेट में, इन दोनों में टूट गया, और ये टूट करके वापस से एक सहायक कोशिका और द्वार कोशिका के बीच क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी, K+ आयन थे वो तो वापस कहाँ चले गए, सहायक कोशिका के पास, और H+ आयन थे वो वापस कहाँ आ गए, द्वार कोशिका के पास, ठीक है। तो यहाँ पर घटना हुई थी, पोटेशियम मैलेट टूट गया K+ में और मैलेट में, तो K+ तो सहायक कोशिकाओं में चला गया, और H+ जो पहले गया था वो वापस कहाँ पर आ गया, द्वार कोशिकाओं के पास। अब नेक्स्ट क्रिया क्या होगी, पोटेशियम मैलेट टूट गया था मैलेट में, और H+ आयन इधर वापस आ गया, तो ये देखो मैलेट और जो H+ आयन वापस आया था वो दोनों मिलकर के वो क्या बना लेंगे, मैलिक अम्ल, और मैलिक अम्ल क्या है, अविलय है। तो अविलय है, इस कारण से उस द्वार कोशिका है उसका परासरण दाब क्या हो गया, कम हो गया, और जब परासरण दाब कम होता है तो उसमें क्या होगा, बहिःपरासरण होगा। बहिःपरासरण होगा तो उसका जो स्फीत दाब है वो भी कम होगा, और स्फीत दाब कम होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी, और स्लथ हो जाएगी तो रंध्र बंद हो जाएगी। जब द्वार कोशिकाएं स्लथ होती है तो रंध्र बंद होते, और जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती है तो रंध्र खुल जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। एक नोट यहाँ पर भी लिया हमने, उसे भी आप देखें। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, K+ और H+ आयनों का झिल्ली के आर पार जाना हो रहा है, परंतु ये कैसी क्रिया है, एक अक्रिय क्रिया है, इसमें ATP की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, और ये किसके प्रभाव से हो रहा है, ABA, एब्सिसिक जो अम्ल था उस हार्मोन द्वारा झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है, उसके कारण अक्रिय क्रिया है, पीछे क्या थी, सक्रिय क्रिया। तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो गई। तो एक बार पुनः इसको देख ले आप। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत बताया हमने, एक तरफ द्वार कोशिकाएं लेनी है, दूसरी तरफ सहायक कोशिकाएं, और ये घटनाएं होती जाएंगी। स्टार से मैलिक अम्ल, सनलाइट से मैलेट और H+ आयन बने, H+ आयन सहायक कोशिका में चले गए, K+ आयन द्वार कोशिकाओं में आ गई। पोटेशियम मैलेट बन गया, जल में विलय है, प्रासरण सांद्रता जिससे ज़्यादा हो जाएगी द्वार कोशिकाओं की, अंतःप्रासरण की क्रिया होगी, स्फीत दाब बढ़ेगा, और द्वार कोशिकाएं स्फीत होंगी तो स्टोमेटा खुल जाएंगी। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, इसलिए CO2 की वृद्धि होती है, जो किसको सक्रिय करता है, ABA, और उससे बनता है पोटेशियम मैलेट, वापस टूट करके मैलेट और K+ में, H और K+ आयन उनका वापस से आदान प्रदान होता है, जिससे प्रासरण दाब कम होगा और बहिःपरासरण होगा, जिससे कोशिका स्लथ होगी और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता अपना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले दो कारक है, एक तो बाह्य कारक, जलवायु कारक हो सकते हैं, और दूसरे जो पर्ण है, पत्ती है, उसकी संरचना, तो बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो पहले हम बात करेंगे बाह्य कारक की। पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, और प्रकाश की जो उपस्थिति है वो प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों के खुलने व अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करती है, बढ़ाती है। कहने का अर्थ प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, दूसरा जो बाह्य कारक है वायु। जब तेज वायु चलती है तो जो पत्ती के आसपास की नम वायु होती है
वो हट जाती है, शुष्क वायु उसके संपर्क में आ जाती है, और शुष्क वायु संपर्क में आएगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। तो तापमान भी बढ़ा रहा है वाष्पोत्सर्जन को, वायु भी बढ़ा रही है। तीसरा कारक, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। वाष्पोत्सर्जन की दर मृदा में उपस्थित प्राप्य जल है उस पर भी निर्भर करती है। कैसे? प्राप्य जल मृदा में यदि कमी होगी तो जब पादप को पूरा पानी नहीं मिलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चौथा कारक है तापमान। तापमान बढ़ने से वायुमंडल है उसकी आपेक्षिक जो आर्द्रता है वो कम हो जाती है। तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता, नमी है वो कम हो जाएगी और वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। तो तापमान और प्रकाश दोनों लगभग हम एक साथ ले सकते हैं, और एक कारक हुआ वायु और एक कारक हुआ मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। फिर बात आती है, ये तो बाह्य कारक थे ऊपर जो पढ़े, फिर है सेकंड वाले आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में पहला है पत्ती की संरचना। जैसे हमने बात की, रंध्र हैं, कोई की दोनों सतहों पर है, किसी पर एक सतह पर है, किसी पर कम है, किसी सतह पर ज़्यादा है, तो जो पर्ण की संरचना है वो भी प्रभावित करेगी। कैसे? जैसे शुष्क जलवायु में पादप उगते हैं तो वहाँ क्या होता है, उनकी पत्तियों में क्यूटिकल है, मोम है, या कुछ रोम संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, रंध्र हैं वो निमग्न मतलब ढक जाते हैं। तो ढक जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक प्रकार से ये उनका अनुकूलन है शुष्क जलवायु में उगने वाले जो पादप हैं। और इसमें एक बिंदु ये भी बता सकते हैं हम, क्या कि जो पर्ण के प्रति इकाई क्षेत्र है उसमें रंध्रों की संख्या कितनी है वो भी प्रभावित करेगी वाष्पोत्सर्जन को। फिर दूसरा कारक है मूल जो प्ररोह अनुपात। मूल प्ररोह अनुपात में यदि वृद्धि होगी तो वाष्पोत्सर्जन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। दोनों में समानुपाती का संबंध है। तीसरा कारक है पत्ती का दिक् विन्यास। दिक् विन्यास का अर्थ है कि वो सूर्य के किस कोण पर स्थित है। यदि सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित जो विकिरण उनके समकोण पर हो, आपतित विकिरण के समकोण पर हो तो अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, अधिक होगी। इसी में दूसरा बिंदु लिया हमने, पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण है उनके समानांतर हो, समानांतर हो तो किरणें कम पड़ेंगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट फिर अपना जो टॉपिक है वो है वाष्पोत्सर्जन का पादपों के लिए क्या महत्व है। ये पहले भी हमने आपको एक बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन एक क्या है, आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि ये लाभकारी भी है और कुछ मामलों में हानिकारक भी है। लाभकारी तो क्यों है? क्योंकि रसारोहण की क्रिया होती है तो वाष्पोत्सर्जन से जो खिंचाव पीछे हमने पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, जिसको हमने कहा था वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण, तो इस कारण से एक आवश्यक बुराई है। तो हम इसकी महत्व की हम बात कर रहे हैं कि भाई इसका क्या क्या महत्व है। तो वो देखें, पौधों में जो रसारोहण है वो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसको अपकर्षण भी बोल सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है उस पर निर्भर करता है। दूसरा बिंदु बताया हमने, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवण और जल है उनका अवशोषण भी होता है, स्थानांतरण भी होता है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन है उससे जो पर्ण का तापमान है वो कम हो जाता है और अतिरिक्त जल है उसका निकास भी वाष्पोत्सर्जन की सहायता से किया जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन के महत्व। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव जैसे कि आप देखते हैं सुबह सुबह पादप हैं, उनकी पत्तियां हैं, उनके जो किनारे हैं उन किनारों को बोलते हैं उपांत। तो किनारों से जल की छोटी छोटी बूंदें, ओस, जैसे सर्दियों में तो ये सामान्य बात है, परंतु यदि आप गर्मियों में भी देखेंगे तो छोटी छोटी बूंद है ओस के रूप में, तो वो क्या है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। और
इसके कुछ उदाहरण बताए हमने, आलू, अरबी, ब्रायोफिलम, कुछ घास हैं, उनकी जो पत्तियां हैं उन पर सुबह सुबह बिंदु स्राव देखा जा सकता है। फिर एक संरचना है, वो बताई हमने किसकी, जल रंध्र की संरचना। जल रंध्र की संरचना, तो जल रंध्र की संरचना में डायग्राम है, वो यदि यहाँ से आपको स्पष्ट नहीं दिखे तो बुक में भी है, सेम वही डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, जिसमें ये जो संरचनाएं हैं वो खंभ उत्तक हैं। उसके बाद में जो कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश। यहाँ पर विशेष उत्तक है एपिथेम, अभी आगे बात करेंगे हम इसकी क्या है एपिथेम। और ये रंध्र गुहा है, और रंध्र गुहा के ऊपर ही निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इससे फिर जो जल है वो बिंदु स्राव के रूप में निकलता है। तो अब इसकी जो रंध्र की, जल रंध्र की संरचना, रंध्र की बात नहीं कर रहे हम, स्टोमेटा की बात नहीं कर रहे, जल रंध्र। तो इसकी संरचना में जो बिंदु हैं उनको आप देखिए, चित्र समझ में आ जाएगा। फिर जो हमने बताया कि जल की हानि होती है बिंदु स्राव की, तो ये हानि है वो पत्ती की सिराओं के अंत में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जल रंध्र। तो जल रंध्र है, उनकी सहायता से ये हानि होती है। प्रत्येक जल रंध्र है उसके शीर्ष पर क्या है, एक छिद्र है, जिसको क्या बोलते हैं, जल छिद्र। और ये जो जल छिद्र उससे ही वो बिंदु के रूप में जल निकलता है। अब जल छिद्र उसके चारों ओर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनमें कोई गति नहीं होती, ये अंतर है जल रंध्र और रंध्र में। रंध्र है स्टोमेटा, उसके सहायक कोशिका, उनमें गति होती है, जबकि जो जल रंध्र है उसके चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती। इस कारण से ये क्या रहते हैं, खुलते बंद नहीं होते, हमेशा क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। फिर जलरंध्र से अंदर की ओर जो मर्दूतक कोशिकाओं का समूह है, ये विशेष है परिभाषा। जल रंध्र से अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिथेम उत्तक बोलते हैं, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बिंदु स्राव में। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो एपिथेम बताया हमने, उसका जो संपर्क है वो पत्ती की सिराओं से होता है, और पत्ती की सिराओं में क्या है, जाइलम वाहिकाएं। तो एपिथेम का संपर्क किससे हो गया, जाइलम वाहिकाओं से। सबसे पहले जड़ द्वारा जल का क्या होगा, अवशोषण होगा। वो अवशोषण है अधिक हो रहा है, परंतु वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, इस कारण से जाइलम वाहिका है उनमें क्या उत्पन्न हो गया, मूल दाब। और जैसे ही मूल दाब उत्पन्न होगा तो जल है वो जाइलम वाहिकाएं हैं उनसे निकल करके किस में आ जाएगा, एपिथेम की कोशिकाओं में। तो ये महत्वपूर्ण संरचना एपिथेम, एपिथेम की कोशिकाओं में आ गया। एपिथेम की कोशिकाओं में आने के बाद क्या होता है, वो जो जल रंध्र है उससे बूंदों के रूप में बाहर आ जाता है, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो बिंदु स्राव है वो मूल दाब के कारण होता है। मूल दाब उत्पन्न हुआ जिससे एपिथेम की कोशिकाओं में जल स्थानांतरित हुआ, किससे, जाइलम वाहिकाओं से। तो यहाँ पर एक नोट लिखा हमने, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो बिंदु स्राव में जल निकलता है वो शुद्ध होता है, नहीं, वो जल शुद्ध नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं, कुछ अकार्बनिक लवण है। तो ये नोट लिखा हमने। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना रस स्राव। बिंदु स्राव अलग टॉपिक है, रस स्राव अलग है। रस क्या है, सेप जिसको बोलते हैं, SAP, सेप। तो जो सेप है वो क्या है, पौधे के जो कटे या क्षतिग्रस्त भाग हैं उनसे रस निकलता है, उसका जो बाहर आना उसको हम क्या बोलते हैं, रस स्राव। अब वो क्यों निकलता है उसका कारण समझें, बिंदु वाइज हम कारण लेंगे। सबसे पहले हम बात करें पौधों की जो जाइलम वाहिकाएं हैं उनमें क्या है, मूल दाब उत्पन्न हुआ और वो एक धनात्मक तनाव उत्पन्न करेगी। फिर उसमें क्या है,
जाइलम वाहिकाएं हैं। जब जाइलम वाहिकाएं कट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उनसे जो है एक रस है उसका रिसाव होता है, और वो रिसाव है उसी को हम क्या बोलते हैं, रस स्त्राव। ठीक है। इसका एक उदाहरण बताया हमने, क्या कि जो रबर के वृक्ष हैं उससे एक रिसाव होता है जिससे लेटेक्स है, जिसको हम रबर बोलते हैं, लेटेक्स होता है जिससे क्या बनता है, रबर बनता है। तो ये अपना जो चैप्टर है इसके साथ ही दी एंड होता है। धन्यवाद।